नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पेशी एकेडमी से आज हम भाग 5 केंद्रीय प्रशासन के आगे के अनुच्छेद को याद करेंगे। भाग 5 केंद्रीय प्रशासन, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तथा 72, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियां, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 56-57 अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, अनुच्छेद 58-59-60 योग्यता शर्तें शपथ, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग, अनुच्छेद 62 नए राष्ट्रपति बनाने की अवधि 6 माह, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमा की शक्ति। इसके बाद है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से 73, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 63, 64, 65 अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य, अनुच्छेद 66, 67, 68, 69 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कार्यकाल, नए उपराष्ट्रपति बनाने की अवधि 2 माह तथा है उपराष्ट्रपति का शपथ। इसके बाद है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 है राष्ट्रपति की अन्य आकस्मिकताओं में कर्तव्यों का निर्वहन, अर्थात अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमा की शक्ति, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। इसके बाद है प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 74 से 78, अनुच्छेद 74 है मंत्री परिषद तथा राष्ट्रपति के निलंबनकारी वीटो, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद तथा राष्ट्रपति का निलंबनकारी वीटो, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 75(2) मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, अनुच्छेद 75(3) प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगा, अनुच्छेद 75(4) प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होगा, अनुच्छेद 75(5) किसी भी व्यक्ति का मंत्री बनाया जाना, अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 77 समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं विधायिका, अनुच्छेद 79 से 123। ध्यान दीजिएगा, विधायिका अनुच्छेद 79 से 123। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79 में है भारत का संसद, अनुच्छेद 79 में है भारत का संसद, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को सम्मिलित रूप में भारत का संसद कहा जाता है। भारत में कोई भी कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। किसी भी विषय को कानून के रूप में परिवर्तित करने हेतु विधेयक या बिल को सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है। यदि किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा से बिल को पारित होने के बाद
पेश किया जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में यदि बिल पास हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद संबंधित विधेयक या बिल एक कानून या अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अनुच्छेद 79 संसद, भारत का संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के द्वारा बनता है, अर्थात संसद में सम्मिलित होते हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन तथा विशेषज्ञों की सभा होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, अर्थात राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, जबकि राज्यसभा के सांसदों का या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। यह भारत का उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा, अनुच्छेद 80 राज्यसभा संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन तथा विशेषज्ञों की सभा को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, अर्थात राज्यसभा को किसी भी स्थिति में भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारत के संविधान के तहत राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है 250, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 245, जिसमें से 233 सदस्य अर्थात 233 राज्यसभा सांसद निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत तथा नियुक्त किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत 4 क्षेत्र कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से 12 सदस्यों को राज्यसभा सांसद या राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत तथा नियुक्त करता है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है 250। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245, जिसमें से 233 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। यह है निर्वाचित राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सांसद या निर्वाचित सदस्य, जबकि 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है तथा नियुक्त करता है। भारत का राष्ट्रपति मनोनीत तथा नियुक्त करता है। अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 80 में वर्णित है
कि भारत का राष्ट्रपति 4 क्षेत्र कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा अनुच्छेद 80 के तहत, जबकि 233 सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से राज्यसभा हेतु निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचक मंडल होता है राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य अर्थात विधायक, राज्यों के विधायक राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 80 राज्यसभा उच्च सदन, स्थायी सदन तथा विशेषज्ञों की सभा होती है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 250 परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या है 245, जिसमें से 12 सदस्यों को अनुच्छेद 80 के तहत 4 क्षेत्र कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अर्थात विधायकों के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 80 के बाद अनुच्छेद 81 लोकसभा। अगला है लोकसभा। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा भारत के संसद का निम्न सदन, अस्थायी सदन तथा जनता के प्रतिनिधियों की सभा को लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष या बहुमत रहने तक रहता है तथा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या बहुमत रहने तक होता है। हर 5 वर्ष या बहुमत रहने तक लोकसभा गठित होता है और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर देता है, यदि लोकसभा में बहुमत ना हो तो। इसीलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होता है। लोकसभा में परिसीमन आयोग के अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2002 के अनुसार अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 545, जिसमें से 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं, अर्थात निर्वाचित लोकसभा सदस्य, निर्वाचित लोकसभा सांसद, जबकि 2 सदस्यों को अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत तथा नियुक्त
किया जाता है। अनुच्छेद 331 में लिखा गया है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि 543 सदस्यों को सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। अर्थात यहां पर लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, ये चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, और इन्हें चुनती है सीधे भारत की जनता। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है, अधिकतम सदस्यों की संख्या है 552, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 545, जिसमें से 543 सदस्य सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि 2 सदस्यों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत भारत का राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का लोकसभा में मनोनयन करता है। अनुच्छेद 331 में लिखा गया है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन। आगे देख रहे हैं अनुच्छेद 82 परिसीमन आयोग। अगला है परिसीमन आयोग। भारत में जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। परिसीमन आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य होता है लोकसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं के सीटों का निर्धारण करना जनसंख्या के आधार पर। जनगणना के बाद लोकसभा तथा विधानसभा, राज्यों के विधानसभाओं में सीटों के निर्धारण हेतु परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। पहली बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1952, फिर 1962, 1973 और उसके बाद 2002। अर्थात यहां पर लोकसभा में सीटों का जो अधिकतम संख्या 552 निर्धारित किया गया है, यह परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा किया गया है। परिसीमन आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है जनगणना के बाद लोकसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं के सीटों का निर्धारण करना। अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, 1952, 1962, 1973 तथा 2002 परिसीमन आयोग। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगले आर्टिकल्स देखते हैं, तो यहां पर 4 आर्टिकल, अनुच्छेद 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 परिसीमन आयोग। अगला है अनुच्छेद 83, आर्टिकल 83, अनुच्छेद 83 संसद के सदनों का कार्यकाल। आर्टिकल 83 है संसद के सदनों का कार्यकाल। भारत में संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष या लोकसभा में बहुमत रहने तक रहता है। यदि लोकसभा में बहुमत हासिल दल है तो सरकार 5 वर्ष तक चलती है। यदि किसी दल के पास बहुमत नहीं है
और सरकार का गठन तथा मंत्रिपरिषद का गठन ना किया जाए तो उस स्थिति में लोकसभा भंग होने की बाद 6 माह के भीतर लोकसभा का चुनाव करवाना अनिवार्य है। अर्थात लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष या लोकसभा में बहुमत रहने तक रहता है, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या बहुमत रहने तक रहता है, जब तक कि लोकसभा भंग ना हो। संसद के सदनों का कार्यकाल अनुच्छेद 83 है संसद के सदनों का कार्यकाल। अगला है अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 है संसद के सदस्यों की संसद के सदनों के सदस्यों की योग्यता ध्यान दीजिएगा। संसद के 2 सदन होते हैं, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। यदि कोई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास 4 योग्यताएं होनी चाहिए, अर्थात लोकसभा सदस्य बनने की 4 योग्यताएं होती है। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो। और चौथा, दिवालिया या पागल ना हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता है, पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो। और चौथा, दिवालिया या पागल ना हो। अर्थात लोकसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। इसी प्रकार से संसद का दूसरा सदन है राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 4 योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो। चौथा, दिवालिया या पागल ना हो। लोकसभा सांसद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा सांसद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। अगला है अनुच्छेद 85। अगला है अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाना, व सत्रवासान करना अर्थात संसद के जो सत्र है उसे भंग करना। राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाना व सत्रवाधान करना तथा लोकसभा को भंग करना। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यहां पर सिर्फ लिखा गया है लोकसभा को भंग करना। अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति के द्वारा संसद का सत्र बुलाया जाता है, जिसमें 3 मुख्य सत्र होते हैं संसद के। पहला है मानसून सत्र,
दूसरा है शीतकालीन सत्र और तीसरा है बजटीय सत्र। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्र बुलाए जाते हैं, जिनमें 3 सत्र होते हैं। पहला मानसून सत्र, दूसरा शीतकालीन सत्र और तीसरा बजटीय या बजट सत्र। इसके अतिरिक्त विशेष सत्र भी बुलाए जाते हैं। यहां पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की बात की गई है, लोकसभा तथा राज्यसभा। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदनों के अर्थात लोकसभा तथा यहां पर संसद के दोनों सदनों के बारे में बात किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा का सत्र बुलाया जाता है तथा उसका सत्रावधान किया जाता है। अनुच्छेद 85 में ही वर्णित है लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, अर्थात अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करना। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, यह किसी भी स्थिति में भंग नहीं होता है, इसीलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्णित है लोकसभा को भंग करना। लोकसभा चुनाव के बाद यदि किसी दल को बहुमत हासिल नहीं है और गठबंधन की सरकार बनने में असमर्थ है, तो अंततः भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया जाता है और 6 महीने के भीतर लोकसभा का चुनाव करवाया जाता है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाना व सत्रावधान करना तथा अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करना। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति का अभिभाषण और अनुच्छेद 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो नई लोकसभा के पहले सत्र के पहली बैठक का पहला दिन राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है, अर्थात नई लोकसभा के पहले सत्र के पहली बैठक के पहले दिन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 87 के तहत विशेष अभिभाषण दिया जाता है, जिसमें सरकार के 100 दिन के एजेंडे अर्थात क्रियाकलाप को दर्शाया जाता है कि सरकार अगले 100 दिन में क्या नए काम करने वाली है। और 100 दिन के एजेंडे के कार्यकाल के बाद जब अगला सत्र आता है तो राष्ट्रपति द्वारा सरकार के द्वारा किए गए 100 दिन के कार्यों का बखान करती है राष्ट्रपति अपने विशेष अभिभाषण के माध्यम से। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला अभिभाषण अनुच्छेद 86 के अंतर्गत आता है।
इसीलिए अनुच्छेद 86 है राष्ट्रपति का अभिभाषण, अनुच्छेद 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अगला है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 है महान्यायवादी एकमात्र गैर संसदीय सदस्य होता है, एकमात्र गैर संसदीय सदस्य होता है जो संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठकों में भाग लेता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। मतदान नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 88 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एकमात्र गैर संसदीय सदस्य होता है जो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा की बैठकों में भाग लेता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 76 है महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख सलाहकार होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। महान्यायवादी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले भी महान्यायवादी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकता है। महान्यायवादी की योग्यता होती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। महान्यायवादी को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की। महान्यायवादी का वेतन होता है 90,000 रुपए प्रति माह। महान्यायवादी का पेंशन तथा वेतन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है और इसे नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। इसीलिए महान्यायवादी संसद की गतिविधि अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा की गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से जानने के लिए वह लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। चूंकि महान्यायवादी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए मतदान नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी एकमात्र गैर संसदीय सदस्य होता है जो संसद की बैठकों में संसद के सदनों की बैठकों में भाग लेता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 143 में वर्णित है कि भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी सलाह लेता है। अनुच्छेद 143 है भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से कानूनी सलाह लेता है। अगला है अनुच्छेद 91।
89 अनुच्छेद 93 अनुच्छेद 97, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 93 राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति का पद, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के अनुच्छेद 89 है, आर्टिकल 89 है, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का पद, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का पद अनुच्छेद 89 में वर्णित है। राज्यसभा का सभापति होता है स्वयं भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में वर्णित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक सदस्य को सदस्यों के निर्वाचन के माध्यम से उपसभापति बनाया जाता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जबकि राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक सदस्य को सदस्यों के निर्वाचन के माध्यम से बनाया जाता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन का संचालन करता है। अनुच्छेद 93, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 93 है, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जब नई लोकसभा का गठन होता है, लोकसभा चुनाव के बाद, अर्थात लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं, जिसमें से 543 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं सीधा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जनता के द्वारा। लोकसभा चुनाव के बाद 543 लोकसभा सदस्य तथा 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, मनोनीत लोकसभा सदस्य, अर्थात लोकसभा के 545 सदस्यों को लोकसभा के 545 सदस्यों को शपथ दिलवाना है, जिसमें से 543 सदस्य, लोकसभा के 543 सदस्य निर्वाचन के माध्यम से आए हैं। जब लोकसभा का, नई लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के 543 सदस्यों में से, या हम कह सकते हैं 545 सदस्यों में से, जिस सदस्य का लोकसभा में कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है, अर्थात जो लोकसभा में सबसे ज्यादा वरिष्ठ रहा है, उसे राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का प्रोटम स्पीकर नामित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है तथा नियुक्त किया जाता है। और उस प्रोटम स्पीकर के द्वारा नई लोकसभा का अध्यक्षता किया जाता है, अर्थात नई लोकसभा का अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटम स्पीकर।
इस प्रकार से जिस सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है उसे शपथ दिलवाता है भारत का राष्ट्रपति। अर्थात 545 सदस्यों में से 545 सदस्यों में से एक सदस्य को राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर बना दिया है। बाकी बचे 544 सदस्य। अब प्रोटेम स्पीकर का दो कार्य होगा। पहला, नई लोकसभा का जब गठन होता है तो लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर के द्वारा बचे हुए 544 सदस्यों को, लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाया जाएगा तथा लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करवाया जाएगा। लोकसभा सदस्यों में से ही एक सदस्य अध्यक्ष तथा एक सदस्य उपाध्यक्ष हेतु निर्वाचित होगा। तो इस प्रकार से प्रोटेम स्पीकर ने सभी सदस्यों को, सभी लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाया और साथ ही साथ लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करवाया। और जब लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हो जाता है तो लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर अपने चेयर से उठता है और उस चेयर में विधिवत रूप में बैठता है लोकसभा का अध्यक्ष और स्वतः ही प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच में से ही निर्वाचित किए जाते हैं और निर्वाचन का संचालन करता है प्रोटेम स्पीकर। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के सांसदों को शपथ दिलाने का कार्य करता है प्रोटेम स्पीकर। अनुच्छेद 97 राज्यसभा के सभापति व उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन एवं भत्ता, ध्यान दीजिएगा 97 है। राज्यसभा के सभापति व उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन एवं भत्ता, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति एक सांसद के रूप में वेतन प्राप्त करते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के सांसदों का वेतन होता है 50,000 रुपए मासिक। अर्थात अनुच्छेद 97 लोकसभा तथा राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वेतन एवं भत्ता, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एक सांसद के रूप में 50,000 रुपए मासिक ग्रहण करते हैं भत्ता को छोड़कर। इसके बाद है अनुच्छेद, अगला है अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 100 में लिखा गया है गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 545। अर्थात लोकसभा से किसी भी बिल को पास करने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों का 10% सदस्य मौजूद होना चाहिए। 545 सदस्यों का 10% होता है 55। अर्थात
किसी भी बिल को पास करने के लिए, लोकसभा से किसी भी बिल को पास करने के लिए लोकसभा में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10% होनी चाहिए। कुल सदस्यों का 10% होनी चाहिए। यदि हम बात करते हैं 545, तो 545 का 10% होता है 55 सदस्य। इसी प्रकार से राज्यसभा में किसी बिल को पारित करने के लिए कुल सदस्यों का 10% होना अनिवार्य है। इसे ही कहते हैं गण पूर्ति। 245 सदस्यों का 10% अर्थात 25 सदस्य राज्यसभा में उपस्थित होने चाहिए, तभी किसी बिल को पारित किया जाएगा। गणपूर्ति का मतलब है कि किसी बिल को लोकसभा या राज्यसभा से पारित करने के लिए कुल सदस्यों का 10% उपस्थित होने चाहिए। लोकसभा का 10% तथा राज्यसभा का 10%। अनुच्छेद 101 रिक्तियां। रिक्तियों से तात्पर्य है कि लोकसभा या राज्यसभा में सदस्यों के पद की या सीटों का रिक्तियां। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति राज्यसभा सदस्य है और सेम टाइम में वह लोकसभा चुनाव जीत जाता है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति के पास राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों की सदस्यता है, तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सदन की सदस्यता का त्याग करना पड़ता है। यदि वह अपनी स्वेच्छा से किसी एक सदन की सदस्यता का त्याग नहीं करता है, तो संसद के द्वारा उसके एक सदन की सदस्यता को समाप्त कर दी जाती है। अर्थात जो नया था, जिसमें उसने नया सदस्यता प्राप्त किया था, उसको रहने दिया जाता है, पुराने वाले की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का, या तो वो लोकसभा सांसद है या राज्यसभा सांसद है, और उसने राज्यों की विधानसभा चुनाव में किसी विधानसभा सीट से वह विधायक के लिए निर्वाचित हो गया, तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सदस्यता का त्याग करना होगा। इसे ही कहा जाता है रिक्तियां। अर्थात यदि कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा देता है, तो उसका पद रिक्त हो जाता है और उस पद को भरने के लिए पुनः उपचुनाव करवाया जाता है। अगला है 102 लाभ का पद। लाभ का पद। भारत में लाभ का पद का निर्धारण करता है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 103 में लिखा गया है, लाभ के पद का निर्धारण, लाभ के पद का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लाभ के पद का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में कौन कौन से पद लाभ के पद नहीं है? लोकसभा तथा राज्यसभा सांसदों का पद लाभ का पद नहीं है। राज्यों के विधानसभाओं का पद अर्थात विधायकों का पद लाभ का पद नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी संवैधानिक पद लाभ के पद नहीं है। लाभ के पद का निर्धारण करता है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 100 गणपूर्ति, अनुच्छेद 101 रिक्तियां, अनुच्छेद 102 लाभ का पद, अनुच्छेद 103 लाभ के पद का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा। 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 परिसीमन आयोग, 83 संसद के सदनों का कार्यकाल, 84 संसद के सदनों के सदस्यों की योग्यता, 85 राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाना व सत्रवाधान करना तथा लोकसभा को भंग करना।
86 राष्ट्रपति का अभिभाषण, 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, 88 महान्यायवादी एकमात्र गैर संसदीय सदस्य होता है जो संसद की किसी भी सदन की बैठकों में भाग लेता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। 89 राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का पद। 93 लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद। 97 राज्यसभा के सभापति व उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन एवं भत्ता। अनुच्छेद 100 गणपूर्ति। 101 रिक्तियां। 102 लाभ का पद। 103 लाभ के पद का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद अगला देखते हैं अनुच्छेद 105 तथा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 105 तथा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार संसद को प्राप्त विशेषाधिकारों को अनुच्छेद 105 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 105 संसद के विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार संसद को जो भी विशेषाधिकार प्राप्त किया गया है अर्थात संसद की शक्तियों को अनुच्छेद 105 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 है संयुक्त अधिवेशन। यदि किसी बिल को पास करने में लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच मतभेद होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जिसे कहा जाता है संयुक्त अधिवेशन। अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक ही संयुक्त अधिवेशन कहलाता है। यदि किसी बिल को पारित करने में लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच सहमति नहीं बनती है तो इस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन लोकसभा में ही बुलाया जाता है अर्थात संयुक्त अधिवेशन लोकसभा में किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वरीयता का क्रम है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की क्रम का वरीयता है पहला लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा लोकसभा उपाध्यक्ष, तीसरा राज्यसभा का उपसभापति। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 114 अनुच्छेद 117 अनुच्छेद 110 धन विधेयक मनी बिल। अनुच्छेद 114 विनियोजन विधेयक या विनियोग विधेयक, विनियोग या विनियोजन विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल। और 117 है वित्त विधेयक फाइनेंस बिल। ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक यदि किसी विधेयक में 4 प्रमुख प्रावधान शामिल हो तो उसे धन विधेयक कहा जाता है। पहला कर, कर लेने व देने संबंधी प्रावधान।
अर्थात राजस्व आय। दूसरा ऋण, ऋण लेने या देने संबंधी प्रावधान अर्थात पूंजीगत आय। तीसरा संचित निधि, सरकार द्वारा केंद्रीय संचित निधि से धन निकालने या धन जमा करने संबंधी प्रावधान, अर्थात इसे ही कहा जाता है विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 114। यदि भारत सरकार संचित निधि में धन जमा करती है या संचित निधि से धन निकालती है तो उसे एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक के द्वारा निकाला जाता है। और चौथा है लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि में धन जमा करने या धन निकालने संबंधी प्रावधान। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। अगला अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। यदि धन विधेयक में, धन विधेयक का मतलब होता है पारित व्यय, यदि धन विधेयक में भारत सरकार भारित व्यय जोड़ देती है तो इसे विनियोग विधेयक कहते हैं। अनुच्छेद 114 केंद्रीय संचित निधि से धन के वियोजन, अर्थात केंद्रीय संचित निधि में धन जमा करने या केंद्रीय संचित निधि से धन निकालने हेतु बनाए गए विधेयक को विनियोजन विधेयक कहते हैं। अर्थात पारित व्यय या धन विधेयक में भारित व्यय जोड़ने से विनियोजन विधेयक या विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल प्राप्त होता है। अगला है वित्त विधेयक। यदि विनियोजन विधेयक या विनियोग विधेयक में सरकार कर अर्थात राजस्व आय तथा योजनाओं में किए गए व्यय राजस्व व्यय को जोड़ देती है तो इसे कहा जाता है विनियोग, इसे कहा जाता है वित्त विधेयक। अर्थात सरकार विनियोग विधेयक में राजस्व आय तथा राजस्व व्यय को जोड़ देती है तो इस प्रकार से प्राप्त विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। अगला है अनुच्छेद 112 केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम जानते हैं केंद्रीय बजट के रूप में, जिसे हम जानते हैं केंद्रीय बजट के रूप में। अनुच्छेद 112 केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में, लेकिन अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसे लिखा गया है केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट। अगला है अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान। यदि बजट पारित ना हो पाए तो आगामी वर्ष के प्रारंभ के 2 महीने हेतु सरकार के द्वारा बजट आवंटित किया जाता है, जिसे कहा जाता है लेखा अनुदान, एप्रोप्रिएशन बिल। अगला है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का
अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। विश्रांति काल की स्थिति में, अर्थात जब संसद का कोई भी सत्र ना चले, उसे विश्रांति काल कहा जाता है। संसद के 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र तथा बजटीय सत्र। लेकिन यदि संसद का कोई सत्र नहीं चलता है तो उसे कहा जाता है विश्रांति काल। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सीधे किसी भी विषय को कानून के रूप में, अधिनियम के रूप में परिवर्तित किया जाता है अध्यादेश के माध्यम से। इसे ही कहा जाता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो रहता है 6 माह तक या अगले सत्र आने के 6 सप्ताह तक, और उसके बाद स्वतः ही राष्ट्रपति का अध्यादेश समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिनियम के तरह ही होता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार, 108 संयुक्त अधिवेशन, 110 धन विधेयक, 114 विनियोग विधेयक, 117 वित्त विधेयक, 112 केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्रीय बजट, 116 लेखानुदान, 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश।